स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से हम कुल 40 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चैनल पर अंत तक बने रहें और साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि कौन सा शारीरिक परीक्षण तकनीक का उपयोग पेट में तरल पदार्थों की उपस्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। निरीक्षण द्वारा परीक्षण, यानी कि निरीक्षण द्वारा परीक्षण के जरिए पेट में तरल पदार्थ की उपस्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों की आवाज़ आमतौर पर अस्थमा से जुड़ा होता है। तो आप लोग को पता है कि अस्थमा से जुड़े हुए जो हमारा होता है वो होता है व्हीजिंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि क्लिनिकल परीक्षण में सामान्यतः सबसे पहले किस महत्वपूर्ण संकेत का मूल्यांकन किया जाता है। तो वैसे तो सबसे पहले श्वसन दर का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन नाड़ी का भी होगा और तापमान और रक्तचाप, यानी कि यहाँ पे चारों का होगा, लेकिन सबसे पहले श्वसन दर का किया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि ओपीडी से आईपीडी में मरीज को स्थानांतरित करने से पहले निम्नलिखित में से किस बातों की चीज़ों की जांच करनी चाहिए। तो सबसे पहले जांच क्या करना चाहिए? मरीज की पहचान और स्थानांतरण कागजात, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि मध्य धारा मूत्र नमूना एकत्र करने की सही विधि कौन सी है। 5 का हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मूत्र करना शुरू करें, फिर मूत्र की मध्य धारा को कंटेनर में एकत्र करना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, मूत्र की पहली बूंद कुछ बूंदे कंटेनर में एकत्र करना। तो बेस्ट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नमूने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि एक जीवाणु रहित कंटेनर का उपयोग किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण एक कंटेनर का उपयोग किया जाए जो जीवाणु रहित है। तो इसके लिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बलगम होगा, मूत्र होगा, मल होगा, रक्त होगा। तो यहाँ जो बेस्ट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, रक्त के साथ चला जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि बिस्तर की चादर या फिर बिस्तर की चादरें बदलते समय संक्रमण नियंत्रित या फिर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है। तो प्रक्रिया से पहले और बाद में हाथ को धोना सबसे पहला, यानी कि महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। वहीं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि घावों या संक्रमण वाले मरीजों के लिए बिस्तर की चादरें कितनी बार बदलनी चाहिए। तो घावों या संक्रमण वाले मरीजों की बिस्तर की चादर दैनिक या आवश्यकता के अनुसार बदलनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं हाथों की स्वच्छता की दर 20 से 30 सेकंड होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मरीज की ऊंचाई और वजन को एक ही इकाई में रिकॉर्ड करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर के माप सूचकांक BMI की गणना को सरल बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि अस्पताल में मरीज को भर्ती करते समय GDA की एक प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। तो GDA की एक प्रमुख भागीदारी होती है भर्ती की कागजी कार्रवाई को पूरा करना और सत्यापित करना। GDA का पूरा नाम क्या होता है? तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की भर्ती के समय मरीज के कमरे को तैयार करने में GDA के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है। तो GDA के लिए महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए सुनिश्चित करना कि कमरा साफ और आवश्यक आपूर्ति से लैस हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि मरीज के डिस्चार्ज के बाद पूरे कमरे और क्षेत्रों के लिए कौन सी कीटाणु शोधन विधि लागू की जाती है। तो इसके लिए कौन सी नियमित सफाई जो होती है वो लागू की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की ऑपरेशन थिएटर में धूमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन समानता उपयोग किया जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की ऑपरेशन थिएटर में धूमन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो धूमन का मुख्य उद्देश्य होता है वातावरण में सूक्ष्म जीवों को कीटाणु मुक्त करना और हटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि ऑपरेशन थिएटर में जीडीए की एक मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो जीडीए की मुख्य भागीदारी होना चाहिए उपकरण और आपूर्ति तैयार कर सर्जिकल टीम की सहायता करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि मरीज देखभाल वातावरण में मेडिकल एसेप्सिस बनाए रखने के लिए कौन सा अभ्यास आवश्यक है? तो सबसे पहले कि बार बार हाथ धोना और कीटाणुनाशक का उपयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सी भी इसका सही होना चाहिए, सभी उपकरणों को उपयोग से पहले स्टेरिलाइज कर सुनिश्चित करना। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि एक साफ सूखे घाव के लिए ड्रेसिंग कितनी बार बदलनी चाहिए? वैसे तो एक साफ सूखे घाव के लिए ड्रेसिंग तो हर 2 या 3 दिन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनकी आवश्यकता के अनुसार रोजाना भी हो सकता है और हर 2 या 3 दिन में किया जा सकता है। वो उसके घाव के लेवल के अनुसार किया जा सकता है। वहीं प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि अस्पताल में रबर के सामान को संग्रहित करते समय कौन सी बात ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि एक ठंडी सूखी जगह में और सीधे धूप से दूर रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कह रहा है कि अस्पताल की लिलेन पर खून के दाग को उपचारित करने में पहला कदम क्या होना चाहिए? तो तुरंत ठंडे पानी से दाग को थपकाए, यानी कि ठंडा पानी जो होता है खून के धब्बे को हटाने के लिए काफी उपयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि कौन सा प्रकार का रोगजनक मलेरिया और एमीबिया जैसी बीमारियों का कारण होता है? तो बच्चों वो होता है प्रोटोजोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि HAI को रोकने के लिए जीडीए को मरीज की देखभाल के उपकरणों को कैसे साफ और डिसइंफेक्ट करना चाहिए? तो इसके लिए अस्पताल के प्रोटोकॉल द्वारा अनुशंसित कीटाणुनाशक का उपयोग करें। और डी कह रहा है कि गर्म पानी में से धोएं और हवा में सूखने दें। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि इसका क्या होगा सही जवाब। साथ ही प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि अस्पताल में ग्लासवेयर को संभालते समय कौन सी बात आवश्यक है? तो दस्ताने और सुरक्षा चश्मा पहनना ये आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा बैक्टीरिया आमतौर पर तपेदिक टीबी का कारण बनता है? तो ये प्रश्न भी हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि घाव पर ड्रेसिंग लगाने के लिए एक बुनियादी नियम क्या है? तो ड्रेसिंग लगाने से पहले घाव को साफ और सूखा होना सुनिश्चित करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों की दवा वितरण प्रणाली में खतरों का एक समान स्रोत कौन सा है? तो वो है गलत दवा लेबलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आप लोग को विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटनेस। वहीं बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है और ये तपेदिक यानी टीबी से ग्रस्त बीमारी में दिया जाता है। पोलियो की कितनी खुराकें पिलाई जाती है? तो 3 बूंदें पिलाई जाती है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। भारत को 2012 ईस्वी में पोलियो से मुक्त घोषित किया गया, आप लोग इसे भी अच्छे से नोट करिएगा। भारत में पोलियो की शुरुआत कब हुई? तो 1995-96 में। काफ़ी मददगार साबित होने वाला, और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि दवा का साधारण टॉपिकल मार्ग क्या है? तो मुंह के माध्यम से। 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा डोसेज फॉर्म उन दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें सीधे रक्त में प्रशस्तित किया जाना चाहिए? तो वो होता है अंतःशिरा इंजेक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कैप्सूल प्रकार पेट में घुलने के लिए डिजाइन किया गया और एसिड के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता है? तो वो होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा इनहेलर प्रकार मरीज को उचित दवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए तथा तेजी से सांस लेने के लिए आवश्यक है? तो वो है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर का प्रयोग सांस लेने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 7 दवाओं के अधिकारों में सही मार्ग कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो दवा को सही समय पर देना ही विकल्प सही दर्शाता है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर सही क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। दवा के लेबल पर समाप्ति तिथि को सत्यापित करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि दवा प्रभावी और सुरक्षित है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दवाओं को शौचालय में क्यों नहीं बहाना चाहिए। तो पता है इससे पर्यावरणीय प्रदूषण हो सकता है, इससे प्लम्बिंग सिस्टम को नुकसान हो सकता है। इस प्रश्न को भी आप लोगों में कमेंट में लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया में आमतौर पर कौन सा लक्षण देखा जाता है। तो देखा जाता है गले में सूजन या सांस लेने की कठिनाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है टीकाकरण के माध्यम से कौन सा प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आप लोग को दिया जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर का सही आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट में लिखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोग सभी बच्चे को आने चाहिए। आज का लास्ट सवाल है हमारा 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अस्पताल हाउसकीपिंग स्टाफ की एक मुख्य जिम्मेदारी क्या है। तो मरीज की स्थिति का निदान करना, यानी कि मरीज के कमरे को साफ और डिसइंफेक्ट करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मरीज की स्थिति का निदान करना, अर्थात मरीज के कमरे को साफ और डिसइंफेक्ट करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 35 प्रश्नों को हल किए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और कुछ प्रश्न आप लोग को दिया जा रहा है जिसे आप लोग को करके आना, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि 36 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट GDA के पास होने चाहिए। तो मजबूत संवाद और कौशल और सहानुभूति। 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। तो रक्तचाप। अस्पताल के बिस्तरों में साइड रेल्स अक्सर क्यों शामिल होता है। तो पता है आप लोग को मरीज को बिस्तर से गिरने से रोकने के लिए लगाया जाता है। 39 कह रहा है कि हर टच सतहों जैसे दरवाजे का नॉब और लाइट स्विच को कीटाणु मुक्त करने के लिए कौन सी सफाई तकनीक अनुशंसित है, अर्थात मना किया गया है। तो कीटाणुनाशक से गीला पोंछना, ये मना किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 40 और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि एक मरीज यूनिट में मरीज की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्य तत्व क्या है। तो स्वच्छ और शांत वातावरण सुनिश्चित करना। यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहा है विभिन्न मनोरंजन विकल्प प्रदान करना। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद जय भारत।